Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Guys, today's topic is Paralympics. The word Paralympic is a word combination comprising the prefix para means beside or alongside, and the other word is Olympic. Sir Ludwig Guttmann was the father of Paralympic. In 1948, he organized games for disabled soldiers in London. The first Paralympic Games was organized in Rome, Italy in 1960. 400 athletes from 23 countries participated in this historic event. Shooting was the first game to be introduced in Paralympic Games. In 1976, first Paralympic Winter Games were held at Sweden. On 22 1989, the International Paralympic Committee (IPC) was formed in Dusseldorf, Germany. At present, it comprises of 176 national Paralympic committees. The International Federation is driven by the motive of enabling para-athletes to achieve excellence in different sports and inspire the world. Guys, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पैरा ओलंपिक वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट पैरा एंड सेकेंड इज ओलंपिक. पैरा मीन्स होता है आपका बिसाइड और अलोंग साइड, एंड द ओलंपिक जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओलंपिया माउंटेन और ओलंपिया सिटी की वजह से उसका नाम ओलंपिया पड़ा था. इस तरह से ये दोनों वर्ड्स मिलकर के पैरा ओलंपिक्स बनते हैं. क्लियर? द सर लुडविग गटमनन जो कि इन गेम्स के इस पैरा ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने युद्ध में वर्ल्ड वॉर में हुए अपाहिज विकलांग सैनिकों के लिए 1948 में लंदन के हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे इवेंट्स कराए ताकि उन सोल्जर्स का जो मोटिवेशन है वो डाउन ना हो, वो बढ़ा रहे, वो ये ना सोचे कि वो अब हाथ पैर कट जाने या डिसेबल हो जाने की वजह से अब वो किसी काम के नहीं रहे. पहला पैरा ओलंपिक गेम इटली शहर में हुआ था, रोम, जो कि रोम में है. पहला ओलंपिक गेम जो पैरा ओलंपिक गेम है वो इटली में हुआ था, जो कि रोम में है. कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जिसमें कि 400 एथलीट आए थे 23 अलग अलग देशों से. 23 देशों से 400 एथलीट आए थे. ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, ऐतिहासिक इवेंट था कि पैरा ओलंपिक में इतने पार्टिसिपेंट्स ने आकर के पार्टिसिपेट किया हो. फर्स्ट टाइम शूटिंग, निशानेबाजी को पहली बार इस गेम में इंक्लूड किया गया. इसके बाद जो पहला विंटर, ये दो तरह से होते हैं पैरा ओलंपिक. पहला होता है समर, दूसरा होता है विंटर. तो पहला विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स वो 1976 में हुआ था स्वीडन में. क्लियर है इतना आप लोग को? सितंबर 1989 इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बनाई गई. जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी थी वो 22 सितंबर 1990 में बनाई गई.
ठीक है, कहाँ बनाई गई? ये डसेल्डॉर्फ एक शहर है जर्मनी में, वहां पर ये बनाई गई। आज के समय में 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज वर्क कर रही हैं, जो कि अपने यहाँ से जो डिसेबल्ड सोल्जर्स या डिसेबल एथलीट हैं उनको रिप्रेजेंट करवाती हैं, उनको पार्टिसिपेट कराती हैं ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स में। और जो ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो डिसेबल्ड एथलीट हैं उनके अंदर की क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें एथलेटिक्स के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए मोटिवेट करना और उन्हें पार्टिसिपेट कराना विभिन्न खेलों में, और दुनिया को ये दिखाना कि अपाहिज होने से या कोई भी कमजोरी होने की वजह से आप किसी से भी कम आप अपने आप को नहीं मान सकते हो। कोई भी इंसान अपने आप को कमजोर तभी मानता है जब वो अपने दिमाग से, मेंटली रूप से अपने आप को कमजोर समझता है। जब तक वो दिमाग से कमजोर नहीं होता है, कोई भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरा ओलंपिक मोटो। द पैरा ओलंपिक मोटो इज स्पिरिट इन मोशन. It was introduced in 2004 at Para-Olympic Games in Athens. The previous motto was Mind, Body and Spirit. Motion. पैरा ओलंपिक का जो मोटो 2004 के पैरा ओलंपिक जो कि एथेंस में हुए थे, उसमें एक मोटो रखा गया था, स्पिरिट इन मोशन। अब आज के समय में इसका जो मोटो है वो है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। दिमाग, शरीर और खेल भावना, या आप कह सकते हो कि शरीर के साथ दिमाग और इच्छा शक्ति का होना। अब चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, जिसका कि नाम है ओपनिंग सेरेमनी। The opening ceremony of Para-Olympic Games started with the hosting of the host country flag and the performance of its national anthem. After the national anthem, the participants enter in stadium while doing march past. From the 1994 Winter Paralympic, different nations enter the stadium according to the alphabetical order in which the name of their country are announced in the host country chosen language. After that, speeches are delivered by the top authorities, and formally opening the game, the Paralympic torch is then brought into the stadium and passed on unit. It reached the final torch bearing who lighting the Paralympics flame in the stadium. क्लियर है आपको? ओपनिंग सेरेमनी में सेम एज ओलंपिक गेम्स की तरह होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं इसमें। वो ये कि सबसे पहले जो होस्ट कंट्री होती है, जिस देश में हो रहा है, जिस राज्य में ये हो रहा है, उस देश का जो फ्लैग होता है उस फ्लैग को होस्ट करते हैं। उसके बाद में पैरा ओलंपिक गेम्स के जो फ्लैग है उस फ्लैग को होस्ट करते हैं। उसके बाद में जो देश होस्ट कर रहा है उस देश का नेशनल एंथम सिंग किया जाता है, गाते हैं।
उसके बाद में एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड में, स्टेडियम में एंटर करते हैं। लेकिन 1994 में विंटर पैरा ओलंपिक्स में एक चेंजेस किया गया कि जो भी प्लेयर्स या जो भी कंट्री के प्लेयर्स हैं वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेडियम में एंटर करेंगे। इसके बाद जो टॉर्च होती है उस टॉर्च को जलाया जाता है और पूरे स्टेडियम में पास आउट करते हुए जो बड़ी टॉर्च होती है स्टेडियम में उसको लिट कर देते हैं, जो कि पूरे पैरा ओलंपिक्स में कंटिन्यूसली जलती रहती है। इसके बाद जो उस पूरे इवेंट जो कि IPC के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इस ओलंपिक गेम की स्टार्टिंग अनाउंस की जाती है। क्लियर आपको? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम्स after all sports events have conducted, flag bearers from each participant nation enter the stadium followed by other player without any national discrimination. The Para-Olympic flag is lowered. The game are officially declared closed. After that, the next host country introduce itself through a string of dance and theatrical performance representing its culture. जो क्लोजिंग सेरेमनी में सारे के सारे देश अपने देश के फ्लैग को लेकर स्टेडियम के अंदर आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैरा ओलंपिक के फ्लैग को धीरे धीरे नीचे उतार लिया जाता है और जो मशाल, जो टॉर्च जल रही होती है उसे भी बुझा देते हैं। इसके बाद में जो अगला पैरा ओलंपिक होना है वो वहाँ के जो गेस्ट होते हैं या जो वहाँ की जो अथॉरिटी होती है वो अपने यहाँ के बारे में या अपनी कंट्री में हो रहे जो भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को शो करती है, परफॉर्मेंसेस को शो करती है और इनवाइट करती है नेक्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक एक अवार्ड्स। After each the competition in Para Olympic Games, medals are awarded to the winner. The competitors or player representing team that first, second, third positions stand up at the victory podium or stand displaying the medals they received. After giving away the medals, the national flag of medalists are raised. The national anthem of the gold medalist country is played. Awards जो प्लेयर्स पैरा ओलंपिक्स में विन करते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो विक्ट्री पोडियम पर या विक्ट्री स्टैंड पर आकर के खड़े होते हैं। उनको उनके कंट्री के जो फ्लैग्स होते हैं वो उनके ठीक पीछे रेस किए जाते हैं और जो गोल्ड मेडल जीतता है उस जो गोल्ड मेडल जिस पार्टिसिपेंट ने जीता है और जिस कंट्री के प्लेयर ने जीता है उस कंट्री का नेशनल एंथम सॉन्ग बजाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है। द फर्स्ट इज impaired muscle power. It comes into notice due to force generally by a muscle or a group of muscles such as muscles of one limb or the lower half of the body. It may be caused by spinal cord injury. Clear?
इस डिसेबिलिटी में जो मसल्स होती है या मसल्स का एक ग्रुप होता है, वो एक लिम्ब का हो या एक पार्ट का, या लोअर हाफ मतलब कमर से नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा जो कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से या तो आपका एक हिस्सा, अपर पार्ट का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, या फिर आपका लोअर हाफ जो है कमर से नीचे का हिस्सा वो आपका पैरालाइज हो जाएगा। तो उस डिसेबिलिटी को इसके इस मसल्स पावर में लिया जाता है। द नेक्स्ट इज impaired passive range of movement. In this impairment is notable when the range of movement in one or more joint in reduce permanently, hypermobility of joints or joint stability is not conditions such as arthritis are not considered enable disabilities। जैसे कि जॉइंट्स होते हैं, जो आपके बॉडीज में जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या किसी इंटरनल चोट की वजह से जो आपके जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जब आपके जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं हो जाएगा तो आपके जो जॉइंट्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे, तो वो जॉइंट्स आपके परमानेंटली वर्क नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, उसके पैरों में चोट लग जाने की वजह से, या पैर के जो जॉइंट हैं जो नी में होता है, उस नी में चोट लग जाने की वजह से वो डिस्ट्रॉय बिल्कुल टूट जाती है, तो उसमें टाइटेनियम के बॉल एंड सॉकेट को डाल देते हैं जिसकी वजह से वो खड़ा हो सके, उसका पैर स्टेबल हो सके, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन जैसे जो अथराइटिस है, अथराइटिस को हम डिसेबिलिटीज में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिकली है, था और हो गया है, लेकिन वो ठीक हो सकता है। अथराइटिस को ठीक किया जा सकता है और वो सही भी होता है, उसमें कोई भी जो डिसेबिलिटी है वो शो नहीं करेगी। इस वजह से अथराइटिस को इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लिम्ब डिफरेंसी। इन दिस डिसेबिलिटी द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोन और जॉइंट एज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रॉमा, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को बोन कैंसर हो गया उसकी वजह से, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं या जो मरीज होते हैं ये लिम्ब डिफिशिएंसी में आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इन दिस डिसेबिलिटी, this is the caused by the shrinking of bone is one leg due to deficiency और trauma। एक पैर का छोटा या बड़ा होना, बोन में जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की वजह से अगर एक पैर छोटा या बड़ा है तो उसे भी हम जो डिसेबिलिटी है उसमें काउंट करते हैं, इसमें एक पैर छोटा और बड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं शॉर्ट स्ट्रक्चर।
इसमें जो एब्डोमिनल, इस प्रॉब्लम में जो एब्डोमिनल एरिया आपका, जो एब्डोमिनल में जो बोन्स होती हैं अपर एंड लोअर लिम्ब की, जो ट्रंक होता है, वो ग्रोथ में हार्मोन्स का डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है हाइपरटोनिया। इसमें मसल्स जो एबनॉर्मल तरीके से जो इंक्रीजमेंट हो जाता है मसल्स में, मसल्स जो होते हैं, टेंशन एंड डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू स्ट्रेच ड्यू टू आ न्यूरोलॉजिकल condition such as cerebral freeze, brain injury or multiple sclerosis। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके मसल्स होती हैं, टेंडेंस होती हैं, उनमें जो स्ट्रेचबिलिटी होती है, जो आपके न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, वो ब्रेन की इंजरी की वजह से आपकी मसल्स काम नहीं करती हैं। सपोज दैट किसी को पैरालाइज हो गया है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान जिसे एक्सीडेंट में या कोई चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से चोट लग जाती है ब्रेन में, तो उसकी वजह से जो ब्रेन का पावर है वो मसल्स को, जो न्यूरॉन्स हैं वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एथिटोसिस। दिस impairment is characterized by unbalanced and involuntary movements beside difficult in maintaining a symbolic posture. It is caused by a neurological condition such as cerebral freeze, brain injury also. इसमें भी सेम एज वही होता है कि बॉडी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। ये भी कंडीशन न्यूरोलॉजिकल की वजह से ही आता है कि ब्रेन से जब तक कनेक्ट, जो मसल्स का कांटेक्ट है वो ब्रेन से नहीं होगा, तब तक वो मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगी, और जब मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगी तो वो पार्ट भी वर्क नहीं करेगा। इसके बाद में आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। इन दिस डिसेबिलिटी विजन इज इम्पैक्ट बाय अदर एज इम्पेयरमेंट ऑफ द आई स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल नर्वस, ऑप्टिकल पथवे। जो विजुअल देखने की क्षमता होती है, क्योंकि आईज 6x6 रखी जाती होती हैं, उसमें देखने की क्षमता या कलर को पहचानने की क्षमता या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट फिक्स करने की, कि नहीं ये डिस्टेंस, ये चीज़ इसी डिस्टेंस पर होगी, ना कि ऊपर ना कि नीचे, तो इसे भी एक तरह से डिसेबिलिटीज में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल impairment. In this impairment characterized by a limitation in intellectual functioning and adaptive behavior as expressed in conceptual, social, practical, adaptive skills. ये लगभग 15 से 18 साल के बीच में ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो लोग अपना जो बिहेवियर है या एक दूसरे से सामाजिक रूप से या प्रैक्टिकल रूप से वो मिल नहीं पाते हैं, जो उनकी स्किल्स हैं वो मेल नहीं खाती हैं, कुछ अलग ही वो करते हैं। उन्हें एबनॉर्मल समझा जाता है कि जो इनकी स्किल्स हैं, जो इनके काम करने के तरीके हैं या इनके कॉन्सेप्ट हैं, वो दूसरों से अलग हैं, वो अपनी एक दुनिया में खोए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी डिसेबिलिटीज़ में लिया जाता है और उनको उनके अकॉर्डिंग जो गेम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरह से आपका जो ये कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी है, ये सब मिलाकर के 10 होती हैं।
जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और आपका जो पैरा ओलंपिक गेम्स का जो टॉपिक है वो यहीं पर क्लोज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, स्पेशल ओलंपिक गेम्स। ओके गाइस।